नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज कहानी राजधानी दिल्ली से है। घटना है इसी साल के 2 तारीख की। हुआ यूं कि 2 जनवरी 2023 को दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहने वाली तकरीबन 53-54 साल की एक महिला अचानक अपने घर से गायब हो गई। नाम था मीना वधावन। मीना वधावन दोपहर को किसी काम से अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन इसके बाद वो घर लौटकर नहीं आई। जब शाम गहराई, रात हो गई तो घर वाले परेशान हुए। उन्होंने मीना को फ़ोन करना शुरू किया, मगर हैरानकुन तरीके से उनका फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि मीना कहाँ जा सकती हैं। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कहीं चली गई होगी, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। देर तक वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब न तो मीना ने फ़ोन किया, न उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हुआ, तो फाइनली घर वाले पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने मीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगोलपुरी थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने भी घर वालों से पूछताछ की कि मीना जी कहाँ जा सकती हैं, उनका किन के साथ उठना बैठना है, क्या करती हैं। लेकिन तमाम पूछताछ और तमाम सवालों के बाद भी पुलिस घर वालों के जवाब से कुछ ऐसा आइडिया नहीं लगा पाई कि मीना की गुमशुदगी के पीछे कौन सी वजह हो सकती है। अब मोटे तौर पर 2-3 चीजें थी जिस पर पुलिस सोच रही थी। अगर मीना अपने घर वालों से नाराज थी और उनसे बगैर बताए कहीं घर से बाहर चली गई थी, तो फिर ये एक वजह हो सकती थी। इसके लिए पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की, लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं, मीना जी बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी और घर में सारे लोगों से उनका रिलेशन जो है बहुत बढ़िया था। वो बिल्कुल नाराज नहीं थी और उनके कहने का मतलब यह था कि उनके साथ मीना का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी वजह यह हो सकती थी, पुलिस को लगा कि अगर मीना को किसी ने अगवा कर लिया तो फिर जाहिर सी बात है अगवा करने के पीछे कोई मोटिव होगा। यूं ही कोई किसी को अगवा नहीं करता। अगर कोई रुपए पैसे की वसूली या फिरौती जैसी कोई बात होती तो किसी न किसी तरीके से किडनैपर्स जो है वो घर वालों को फ़ोन तो ज़रूर करते, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते, लेकिन इस तरह का भी कोई हेडवे या कोई क्लू न तो पुलिस के पास मिला, पुलिस को मिला, और न ही घर वालों ने ऐसी कोई बात पुलिस को बताई। कुल मिलाकर 2 जनवरी के बाद 3, 4, 5, 6 लगातार दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मीना वधावन की गुमशुदगी का रहस्य जो है वो जस का तस था, सुलझने को तैयार नहीं था। इसके बाद अचानक तकरीबन 10 रोज बाद 12 जनवरी को मंगोलपुरी थाने से वधावन परिवार को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले पुलिसकर्मी ये बताते हैं कि उन्होंने एक महिला की लाश बरामद की है जिसकी उम्र तकरीबन 53-54 साल की लगती है। एक बार वो आकर ये देख कर जाएं कि ये लाश वाकई उन्हीं के फैमिली मेंबर मीना वधावन की है या नहीं है। ये सुनकर घर वाले बुरी तरह घबरा जाते हैं। कोई भी होता तो घबरा जाता, लेकिन घर वालों के पास कोई चारा नहीं था। वो भागे भागे मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचते और पुलिस वहां से उनको मॉर्ग लेकर जाती है, यानी पास के ही पोस्टमार्टम हाउस में, सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में। और वहाँ जो लाश घर वालों को दिखाई जाती है उसे देखकर घर वालों की हालत बेहोश हो जाने जैसी होती है। वो बहुत ही डर जाते हैं और सदमे में डूब जाते हैं। वजह ये कि ये लाश मीना की ही थी और मीना की लाश की हालत इतनी बुरी थी कि उस पर नज़रें टिका पाना भी मुश्किल हो रहा था और उसके पास खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लाश काफ़ी सड़ चुकी थी, म्यूटिलेटेड कंडीशन में थी। और लाश के इतने सड़ने के पीछे की जो वजह फौरी तौर पर समझ में आती है वो ये कि मीना की लाश बेशक तकरीबन 10 रोज़ बाद पुलिस ने बरामद की हो, लेकिन मीना का कत्ल जो है शायद उन्हीं दिनों के आसपास हो गया था, 2 या 3 जनवरी के आसपास, जब मीना अपने घर से लापता हो गई थी, गायब हो गई थी। पुलिस ने घर वालों को बताया कि मीना की लाश जो है उन्होंने मंगोलपुरी के ही मुस्लिम कब्रिस्तान से बरामद की है। ये लाश कब्रिस्तान में दफन थी और उन्होंने कब्रिस्तान से कब्र खोदकर ये लाश बाहर निकाली है। ये सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका फैमिली मेंबर जो हिंदू है, उनकी कोई जान ले लेता है या कोई हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद लाश जो है वो कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। ये सब कैसे हो सकता है? मतलब इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि आमतौर पर अगर कोई किसी की जान भी लेता है तो लाश जो है कब्रिस्तान में नहीं दफनाता,
वो या तो ले जाकर लाश को किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगाता है, या फिर आपने आफ्ताब वाला केस भी देखा है। इस तरह के न जाने कितने केस होते हैं कि जो कातिल होते हैं वो सबूत मिटाने के लिए लाश के कई टुकड़े करते हैं, अलग अलग जगह बिखेर देते हैं ताकि लाश बरामद ही न हो पाए। लेकिन यहाँ तो मीना का कत्ल हुआ और कत्ल होने के बाद लाश जो है वो कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया गया। ये बड़ी अजीब सी बात थी, घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। असल में ऐसा नहीं कि लाश पुलिस को अचानक मिल गई और पुलिस ने वो लाश खोद के बाहर निकाल ली, बल्कि पुलिस ने उस लाश को ढूंढा, कातिलों को पकड़ा और कातिलों की निशानदेही पर वो लाश बरामद हुई। लेकिन मीना का कत्ल कैसे हुआ, किसने उनका कत्ल किया, कैसे वहां लाश दफनाई, ये सब अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 2 जनवरी की दोपहर को जब मीना गायब हुई और इसके बाद जब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो पुलिस को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई हेडवे, कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद पुलिस तो खैर मामले की जांच कर ही रही थी। जांच करते करते पुलिस ने यह तय किया कि वो मीना के मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाएगी और ये देखेगी कि उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन होता है या नहीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी तय किया कि वो मीना के मोबाइल फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल कर चेक करेगी कि मीना की आखिरी वक्त पर किन किन से बात हो रही थी और वो कहाँ गई थी। तो पुलिस ने जब ये एफर्ट की, पुलिस ने जब ये कोशिश की तो उसका नतीजा सकारात्मक हुआ। मीना की CDR में पुलिस ने 2 लोगों के नंबर देखे जिनसे उनकी आखिरी बार बात हुई थी और यह बातचीत 2 जनवरी की शाम को हुई थी। पुलिस ने जब इन दोनों नंबरों का लोकेशन ट्रैक किया और मीना के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रैक की तो पुलिस ने यह भी देखा कि इस बातचीत के बाद ये दोनों मोबाइल फ़ोन जो है वो मीना के मोबाइल फ़ोन के आसपास ही नज़र आ रहे थे। कहने का मतलब ये कि मंगोलपुरी के जिस टावर से मीना के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन शो हो रही थी, ठीक उसी टावर से ये दोनों मोबाइल नंबर के लोकेशन भी शो हो रहे थे एक पर्टिकुलर जगह पर। ये बात इसकी तरफ इशारा कर रही थी कि जो लोग जिन्होंने मीना से आखिरी दफ़ा बातचीत की थी उन्होंने सिर्फ फ़ोन पर बातचीत नहीं की थी बल्कि वो फिज़िकली भी मीना के पास ही मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। अब पुलिस ने इन दोनों लोगों के बारे में पता करना शुरू किया। इनमें एक शख्स का नाम मोहम्मद मुबीन है जो एक ऑटो ड्राइवर है और दूसरे शख्स का नाम नवीन है जो फुटपाथ में छोटी मोटी दुकान लगाता है और एक स्मॉल टाइम बिजनेसमैन जिसे आप कह सकते हैं वो कारोबार करता है। तो मुबीन और नवीन को अब पुलिस जो है वो तलाश रही थी। मुबीन पुलिस के हाथ जल्द ही लग गया और जैसे ही पुलिस ने मुबीन से पूछताछ शुरू की तो मुबीन ने मीना को जानने की बात तो कही। उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी मीना से मुलाकात थी, वो अच्छी तरह जानता है और मीना से 2 जनवरी को उसकी बातचीत भी हुई थी। लेकिन उसने मीना का कत्ल करने या मीना की जान लेने जैसी बात से साफ साफ इनकार कर दिया। बल्कि पुलिस की हिरासत में वो बहुत हैरानी जता रहा था कि अरे मीना जी को क्या हो गया, मैं तो कई सालों से उनको जानता था। पुलिस ने तो खैर मुबीन को थोड़ी देर तक होल्ड पर रखा और उसके बाद उन्होंने नवीन को पिक किया और नवीन को पिक करने के बाद उससे भी वही सवाल पूछे, पूछताछ की। नवीन जो है वो मुबीन की तरह शातिर नहीं था। नवीन से जब पूछताछ हुई तो उसने न सिर्फ मीना को जानने की बात कही बल्कि पुलिस की सख्ती और पूछताछ के सामने टूटकर उसने ये कबूल कर लिया कि उसने ही मीना का कत्ल किया है और ये कत्ल उसने अकेले नहीं किया बल्कि उसके साथ मुबीन भी था और उनके साथ उनका एक और जानकार या दोस्त जो भी कह लें रेहान, वो भी था। तो कुल मिलाकर 3 लोगों ने मिलकर 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात को मीना वधावन का कत्ल कर दिया था। अब पुलिस ने मुबीन को फिर से पकड़ा क्या, वो हिरासत में था ही, उसे पुलिस ने छोड़ा नहीं था क्योंकि वो रडार पर तो था ही मोबाइल फ़ोन के लोकेशन की वजह से, बेशक वो कबूल नहीं रहा था। तो खैर अब जब पुलिस ने दोबारा मुबीन से पूछताछ की और इस बार सख्ती से पूछताछ की तो मुबीन ने भी, उसे भी पता चला कि नवीन जो उसका साथी है उसने ये जुर्म कबूल लिया है, तो उसके पास भी कोई चारा नहीं था जुर्म कबूल करने के सिवाय, और उसने मान लिया कि उसने नवीन और रेहान के साथ मिलकर मीना की उस रात हत्या कर दी थी। और न सिर्फ हत्या कर दी थी बल्कि हत्या करने के बाद 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात को वो मीना की लाश को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना कर आए थे। हुआ ये कि उस रोज़ शाम को मुबीन ने मीना को अपने घर पर बुलाया था और घर पर बुलाने के बाद वहाँ नवीन और रेहान के साथ मिलकर उन्होंने मीना की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद लाश जो है उसे निपटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो मुबीन ने अपना दिमाग दौड़ाया
वो एक ऑटो ड्राइवर है, उसके पास एक ऑटो है। उसने आधी रात को ही रेहान और नवीन के साथ मिलकर मीना की लाश अपने ऑटो में लोड की, लादा, और उसके बाद वो निकल गया सीधे मंगोलपुरी के मुस्लिम कब्रिस्तान तक। वहाँ जाकर मुस्लिम कब्रिस्तान का जो केयर टेकर था उससे इन तीनों ने ये कहा कि उनके हाथों इस महिला का कत्ल हो गया है, लेकिन वो लाश इधर उधर नहीं फेंक सकता, नहीं ठिकाने लगा सकता, इस लाश को वो कब्रिस्तान में दफनाना चाहता है। तो केयर टेकर जो है वो इस बात के लिए कतई राज़ी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। इन्होंने उस केयर टेकर को 5,000 रुपये रिश्वत देने की पेशकश की और सिर्फ 5,000 रुपये में उस केयर टेकर का ईमान डोल गया और उसने मीना वधावन, जो कि एक हिंदू महिला थी, उसकी लाश अपने कब्रिस्तान में दफनाने की सहमति दे दी। इसके बाद इन तीनों के साथ उस केयर टेकर ने भी मिलकर रातों रात कब्रिस्तान में खुदाई की और खुदाई करने के बाद कब्र बनाया और कब्र बनाने के बाद उस महिला की लाश को, मीना की लाश को वहीं दफना दिया और उसके बाद चारों डिस्बर्स हो गए, अपने अपने घर चले गए। किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस तो ढूंढ ही रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पुलिस ने ढूंढते ढूंढते जब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इन लोगों को ट्रैक किया, फिर इनसे पूछा, तो ये सारी कहानी का खुलासा हो गया। ये तो रही कत्ल की बात और कत्ल के बाद उनके लाश को दफना देने की बात। लेकिन सवाल यह है कि मीना वधावन का इन तीनों ने कत्ल क्यों किया? इन तीनों के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी? और कत्ल तो किया, लेकिन कब्रिस्तान में ले जाकर लाश क्यों दफनाई? तो इन दोनों सवालों का जवाब कुछ यूं है कि मीना वधावन एक स्मॉल टाइम फाइनेंसर थी। कहने का मतलब ये कि वो जहां रहती थी मंगोलपुरी में, अवंतिका एन्क्लेव में, उसके आसपास के इलाके में वो लोगों को ब्याज पर रुपए दिया करती थी। और ये ज़्यादातर बोरोवर जो हैं, लोन टेकर, लोन लेने वाले जो लोग थे, वो गरीब तबके के लोग थे जो छोटा मोटा काम करते थे। ऑटो ड्राइवर हो गया, कोई प्लम्बर हो गया, सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले हो गए। तो नवीन, मुबीन और रेहान, ये तीनों लोग भी इसी तबके से आते हैं। इन्होंने अलग अलग वक्त पर मीना से कुछ रुपए उधार ले रखे थे, लेकिन ये रुपए वो मीना को वापस नहीं लौटा पा रहे थे। और मीना जो ब्याज पर रुपए देने का काम करती थी, वो कोई कमज़ोर महिला नहीं थी, क्योंकि इस तरह का काम कोई आम आदमी, या जिसे कहते हैं ना कि बहुत सॉफ्ट आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता। पैसे के लेन देन के मामले में थोड़ा इंसान को दबंग होना पड़ता है, और मीना जो है बिल्कुल दबंग किस्म की महिला थी। और वो अब इन तीनों को बुरी तरह से डरा धमका रही थी और कह रही थी कि ब्याज के साथ उसका मूलधन उसे वापस करे, वरना इन तीनों के लिए आने वाले दिन बहुत मुसीबत भरे हो सकते हैं। अब ये तीनों चूंकि मीना के जाल में फंसे हुए थे, लोन के जाल में फंसे हुए थे, तो इन तीनों का कॉमन इंटरेस्ट था कि वो मीना से छुटकारा पाए। तीनों ने आपस में बातचीत की और बातचीत करके मुबीन और नवीन ने 2 जनवरी को मीना को बुलाया और धोखे से अपने घर ले जाकर इन्होंने मीना की हत्या कर दी। मीना की गला घोंटकर और तकिए से सांस रोककर उनकी जान ली और उसके बाद लाश को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। अब सवाल यह है कि कब्रिस्तान में ले जाकर लाश क्यों दफनाई, कहीं फेंका क्यों नहीं? तो इसके पीछे सिंपल सी वजह यह है कि इन तीनों को यह लगा कि अगर वो लाश को कहीं फेंक देते हैं और वो लाश बरामद हो जाती है, तो आज नहीं तो कल उस लाश के सहारे जो है पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी और हो सकता है कि वो पकड़े जाएं। फिर लाश को कहीं ले जाकर फेंकना वो भी खतरे से खाली नहीं था। लाश के टुकड़े करना वो सबके बस का रोग नहीं है। तो इन लोगों ने फाइनली ये तय किया कि वो जो है मीना की लाश जो है वो कहीं उसका अंतिम संस्कार करेंगे। और इसी के बाद मुबीन ने और रेहान ने दिमाग लगाया और मुस्लिम कब्रिस्तान के केयर टेकर से बात की। इत्तेफाक से 5,000 रुपयों के सामने वो भी इस काम के लिए तैयार हो गया और उन्होंने ले जाकर लाश जो है उस कब्रिस्तान में दफना दी। तो ये थी पूरी कहानी, जिसे दिल्ली पुलिस ने सक्सेसफुली सॉल्व किया। दिल्ली पुलिस गुमशुदा मीना को बरामद नहीं कर पाई, अलबत्ता मीना के कत्ल के तकरीबन 10 दिन बाद उनकी लाश कब्र से खोद कर निकाली और उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया। और पोस्टमार्टम में उनके कत्ल की वजह जो है स्मॉदरिंग और स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला घोंटना और सांस रोकना, ये दोनों वजहें सामने आई। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात रही जिसे दिल्ली पुलिस ने पूरा किया। इस कहानी का जो सबसे शॉकिंग एलिमेंट था वो ये था कि कोई किसी का कत्ल करे और कत्ल करने के बाद
खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार करे, ये बात बड़ी चौंकाती है। बेशक अंतिम संस्कार करने के पीछे वजह जो भी हो, और वो वजह खुद इनके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने लिए इन कातिलों का तैयार करना था, लेकिन है तो वजह बड़ी अजीब, क्योंकि आमतौर पर इंसान किसी का कत्ल करने के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं करता, लेकिन ये मामला कुछ ऐसा ही था। लेकिन इत्तेफाक से अंतिम संस्कार जो है वो मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, कब्रिस्तान में हुआ था, तो इन्होंने लाश वहाँ से बरामद भी पुलिस ने कर ली। अदरवाइज अगर इन्होंने, चूंकि मीना एक हिंदू महिला थी, अगर किसी शमशान में ले जाकर मीना का अंतिम संस्कार करते तो दो बातें हो सकती थी, या तो शमशान का केयरटेकर राजी होता या नहीं भी होता, पता नहीं। अगर नहीं होता तो भेद खुलने का बहुत बड़ा डर था। और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए शमशान घाट में मीना की लाश को आग के हवाले कर दिया जाता, अंतिम संस्कार कर भी दिया जाता, तो बेशक लाश बरामद नहीं होती, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की, शमशान घाट का केयरटेकर जो है उसकी गवाही होती, उसकी निशानदेही पर पुलिस मीना की लाश के जो अवशेष हैं या राख है, चाहे जो भी हो, वो पुलिस बरामद करती है। और ये गुनहगार तो खैर मोबाइल फ़ोन के सर्विलांस और लोकेशन से ही पकड़े जाते। तो कुल मिलाकर केस खुल जाता ज़रूर, लेकिन इतना ज़रूर है कि लाश रिकवर होने पर जो एक बहुत प्रोमिनेंट एविडेंस पुलिस के हाथ अब लगा है, शायद लाश जला दी जाती तो वो एविडेंस पुलिस के हाथ नहीं लगता। ये कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, प्लीज़ अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। गला धीरे धीरे ठीक हो रहा है, काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, और अब वक्त है आप लोगों ने जो मेरे वीडियो पर कमेंट्स किए हैं उन कमेंट्स का जिक्र करने का, और कुछ अपने दर्शक साथियों के नाम पढ़ने का। तो मैं अब वीडियो सर्च कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। यस, देवमंती देवी ने बिल्कुल। अब जो कमेंट है सबसे पहले तो मैं रैंडम तरीके से ही पढ़ूंगा। संगीता गोस्वामी पराशर, इन्होंने गुड इवनिंग लिखा है, थैंक यू वेरी मच। मीता गिल, इन्होंने गॉड, लव और नमस्कार, ये 3 चीज़ें लिखी हैं और इमोजी भेजी हैं। विजेंद्र सिंह जी, इन्होंने भी अपना कमेंट किया और कहा है कि अंधविश्वास में एक बेगुनाह की हत्या हो गई। दरअसल कल मैंने पटना की एक स्टोरी, पटना की एक कहानी आप सबको सुनाई थी, जिसमें एक महिला ये कहती थी कि उस पर उसके मरे हुए बेटे का साया आता है, और वो महिला परेशान रहती थी। और उस महिला ने एक तांत्रिक से मुलाकात की थी। तांत्रिक ने उसके जिस बेटे का कत्ल हो गया था, उसके कत्ल में उसी के फैमिली के एक और बच्चे, जो रिश्ते में इस महिला का भांजा लगता था, उसे दोषी बताया था, जिसके बाद इस महिला ने उस लड़के की हत्या करवा दी थी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था, जिसके बारे में हमने आप सबसे जिक्र किया था। और उस केस में जो सबसे शॉकिंग एलिमेंट या बात थी वो ये थी कि एक आत्मा के कहने और एक तांत्रिक के उकसावे पर एक इंसान की हत्या कर दी गई थी। खैर, वो कहानी आपको वक्त मिले तो सुनिएगा ज़रूर। बाकी शबाना उसगांवकर जी का भी कमेंट आया है। इन्होंने कहा है कि वो भी जो है रात को ब्लूटूथ लगाकर ये स्टोरी सुना करती हैं और उसको उनको इसके बगैर नींद नहीं आती। ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू वेरी मच शबाना जी। सुभा घोष जी हैं, इन्होंने ये कहा है कि ऐसे लोग जो अंधविश्वास फैलाते हैं और किसी की हत्या करवा देते हैं, उनके लिए तांत्रिक शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि तंत्र जो है एक पवित्र प्रक्रिया है, और इस तरह के लोग जो हैं वो बेसिकली तांत्रिक नहीं होते, बल्कि तांत्रिक की आड़ में उनके कहने का मतलब कि डपोर शंखी लोग होते हैं, उनका ये कहना है। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि तंत्र विद्या जो है उसका अपना एक वजूद है, और तंत्र मंत्र सुनते ही आज के ज़माने में हमें लगता है कि वो कुछ नेगेटिव करने जा रहा है, किसी का नुकसान करने जा रहा है। लेकिन तंत्र क्रिया भी, जहाँ तक मैं समझता या जानता हूँ, हो सकता है कि मेरी जानकारी बहुत सही न भी हो, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि तंत्र क्रिया भी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक एक पूजा की विधि है, जिससे कोई भी अपने इष्ट देव को या देवी को या भगवान को खुश करने की कोशिश करता है। अगर इन सब के पीछे उसकी सोच सकारात्मक हो, अगर वो किसी का कल्याण करना चाहता हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इस तरह से जो शक्तियाँ होती हैं, भगवान या कोई भी देवी देवता, अगर उनको बुलाकर उनके पास अपनी अर्जी लगाकर अगर किसी का नुकसान करता है, तो फिर वो अंधविश्वास फैलाता है और फिर वो तांत्रिक कहलाने के काबिल नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये एक बड़ा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, जिसमें आस्था और अंधविश्वास जो है वो दोनों इस तराजू के, समझ लीजिए कि 2 पलड़े हैं, जिनको समझना और फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, राधा रवि शुक्ला जी का भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। आदित्य मिश्र जी हैं,
और एक हमारे दर्शक हैं जिनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हिंदी का उच्चारण जो है वो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए उन्होंने कहा है, और कहा है कि स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। आदित्य मिश्रा जी, इन्होंने कहा है कि एपिसोड्स अगर सीरियल नंबर पर आता तो सुनने में आसान होता। बिल्कुल, देखिए क्राइम तक की टीम से मैंने रिक्वेस्ट तो इस बारे में कर रखा है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कई बार ये बात कही है, लेकिन अभी तक वो मटेरियलाइज़ नहीं हो पाया है। देखता हूँ कब तक वो हो पाता है। रीना राय जी का भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं, और कल मैं जिस जैकेट में था उसकी भी उन्होंने तारीफ़ किया है। और अमृत ने कमेंट किया है, और उनकी जो आईडी है उसमें अमृत IG लिखा हुआ है, तो मैंने अमृति ऐसा कुछ प्रोनाउंस किया होगा, तो उन्होंने क्लियर किया है कि उनका नाम अमृति नहीं बल्कि अमृत है। तो खैर, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कहानी सुना दीजिए। दोस्त, ठीक है, सोचूंगा, मतलब इस पर थोड़ा रिसर्च भी करूंगा। अगर ये मुमकिन हो पाया तो आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। बाकी संस्कार चौरसिया, इन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत हौसला अफजाई की है। इवांका बिश्नोई जी हैं, और सूरज कहलगांव पावर प्लांट से हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। रेशम सिंह जी हैं, भास्कर सोनी, मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन जमशेदपुर से हैं, और इन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है। मैंने पूरा कमेंट पढ़ा है, थैंक यू वेरी मच। रेखा भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष चौहान और खटरा, इस तरह माई सेल्फ खटरा, प्लीज़ टेक माई नेम। तो खटरा जी, आपका मेरे ख्याल से खटरा तो सरनेम होगा, या खट्टर या खट्टरा, जो भी कहें। आपका गुड नेम या फर्स्ट नेम क्या है, कभी वो भी लिखिए। जाकिर अंसारी साहब हैं, थैंक यू वेरी मच। मेमन का भी कमेंट आया है। परूप श्रेष्ठा जी हैं। शरण्या एम, मोहम्मद माजिद अली ख़ान साहब हैं। साजिद मिर्ज़ा साहब हैं, और मोहम्मद आमिर, मोहम्मद उमैर, खैर मोहम्मद उमैर है, सॉरी, इन्होंने 2 बार जो आईडी है उसमें 2 बार इनका नाम डिस्प्ले हो रहा है, तो इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। संजीत प्रसाद जी ने भी कमेंट किया है। माधव वाघ जी हैं, इन्होंने कहा है कि इस दौर में भी लोग अंधविश्वास में इतने डूबे रहते हैं, उन्हें बड़ी हैरानी हुई। गिरीश कांकेरवार, इन्होंने भी कमेंट किया है। अभिजीत भौमिक ने भी कमेंट किया है, उन्होंने गुड आफ्टरनून कहा है, और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूं, बांग्ला में मैसेज किया है, बहुत धन्यवाद आपका। समीर मंसूरी साहब ने भी कमेंट किया है। IK फैशन हर रोज़ कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। शंकरलाल बिश्नोई जी, सादिक हुसैन, हेम बहादुर गुरुंग, गुड्डू अंसारी, नवीन दर्जी, अर्चना रोकड़े। अब कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं तो एक तरफ से पढ़ूंगा तो वो बाकी दर्शकों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसीलिए मैंने बिना देखे हुए स्क्रॉल कर दिया। अब आगे पौर्णा चट्टोराज का कमेंट है। मोहम्मद इशाक जी ने भी कमेंट किया है। देवेंद्र शान, या पता नहीं, मैं एग्जैक्टली आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। इन्होंने पूछा है कि सुप्रतीम जी, आप स्टोरी टेलिंग कहाँ से करते हैं? तो ये बेसिकली क्राइम तक का स्टूडियो है, और जब क्राइम की कहानियाँ होती हैं तो बैकड्रॉप थोड़ा सा क्राइम की फील वाला होना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको स्टूडियो की समझ है, उन्होंने इस स्टूडियो को डिज़ाइन किया है, जो अपने आप में, अगर पूरा स्टूडियो आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है। कई बार किसी एक ऐसे बैकग्राउंड के साथ मैं कहानी के लिए आप सबके सामने आता हूं, जो पीछे थोड़ा सा शैबी या डल सा लगता है, लेकिन वो समझ लीजिए कि क्राइम के बैकड्रॉप की मजबूरी है। अगर मेरे पीछे बिल्कुल कोई खुशगवार सा बगीचा होगा, फूल खिले हुए होंगे, है ना, अच्छे अच्छे चेहरे नज़र आ रहे होंगे, तो शायद क्राइम की कहानी में उस तरह का जो एक एम्बियंस या माहौल जिसे कहते हैं वो नहीं बन पाएगा। तो खैर, इसीलिए इन अलग अलग किस्म के क्राइम की बैकग्राउंड्स को भी आप देखते रहिए, और उसे उसी रूप में एंजॉय कीजिए। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़ लिए। मोहम्मद रिजवी साहब हैं, दुर्गा करकी जी का मैंने जिक्र कर ही दिया। रितिका ने भी कमेंट किया है। इन्होंने कहा है, अच्छा ओके, इन्होंने कहा है कि मैं कॉलेज में बैठकर आपकी कहानी सुन रही हूँ सर, अपने नाम का अर्थ ज़रूर बताएं। मेरे नाम सुप्रतिम, प्रतिम वैसी सुप्रतिम, सु मतलब अच्छा, प्रतिम मतलब प्रतिमा, अच्छे की मूरत। तो मैं अक्सर मजाक में ये कहा करता हूँ कि जब मैं छोटा था और घर वालों ने मेरा नाम रखा तो उनको गलतफहमी थी शायद कि बच्चा जो है वो बड़ा होकर अच्छे की मूरत बनेगा, लेकिन बच्चा इस तरह बड़ा हुआ। आप लोगों के सामने हूँ जैसा भी हूँ, तो बस यही है। बाकी घर वालों के लिए बच्चा कैसा भी हो प्यारा होता है। राधिका दीवाना जी भी हैं, और सुशांत नहीं, सुधांशु BRT है। तो खैर,
और बाकी सुखेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है। तो थैंक यू वेरी मच, इतने सारे कमेंट्स, इतनी हौसला अफजाई, मेरा गला ख़राब था, इतनी दवाइयाँ सजेस्ट करने के लिए और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। प्लीज़ इस स्टोरी पर भी अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।